वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ परचूचिस, जिसको हिंदी में हम लोग काली खांसी बोलते हैं, ये एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि यंग चिल्ड्रंस या फिर लेस देन 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रंस के अंदर पाई जाती है और इसका पॉजिटिव फैक्टर है बैक्टीरिया दैट इज़ बोर्डीटेला परचूचिस। और इसमें माइल्ड फीवर होता है, इरिटेटिंग कफ होती है। धीरे धीरे टाइम के साथ जो कफ है वो प्रॉक्सिमल हो जाती है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि लंबा टाइम तक 2-3 दिन तक जो है प्रॉक्सिमल जिस्म में वो कफ जो है चलती रहती है। इस प्रॉक्सिमल कफ को हम लोग वूफ बोलते हैं और इसमें लाउड क्रोइंग इंस्पिरेशन होती है। जब पेशेंट सांस लेता है तो उसके अंदर चेस्ट के अंदर जो है क्रोइंग साउंड आती है ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ज़्यादा खांसी करने की वजह से पेशेंट को साइनोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं कि चेहरा नीला पड़ जाता है पेशेंट का, और साथ में कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये एक सीवियर इलनेस वाली डिजीज़ है और वो इसमें हर एक केसेस में मोस्टली देखने को मिलती है। चाइना के अंदर इसको 100 डेज की कफ भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके केसेस के बारे में तो जब से इसका जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीनेशन है, इंट्रोड्यूस किया गया है इम्यूनाइजेशन में ग्लोबली, तो इसके केसेस काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। ये एक लीथल डिजीज़ है इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस के लिए जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लिया होता है, या फिर जो माल न्यूट्रिटेड चिल्ड्रन होते हैं, या फिर जिनको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती रहती हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको परचूचिस हो सकता है। परचूचिस 5 साल के बाद की एज वाले बच्चों के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर और अडल्ट्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो 1987 के बाद से, जब से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया है, तब से काफ़ी सारे केसेस में जो है कमी आई है वूपिंग कफ की। एजेंट फैक्टर की बात करें, पॉजिटिव एजेंट कौन है? बोर्डीटेला परचूचिस ज़्यादातर केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कुछ ही केसेस के अंदर बोर्डीटेला पैरापरचूचिस है जो कि है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वूपिंग कफ। कुछ वायरस जो है ड्यूरिंग द परचूचिस इन्फेक्शन, कुछ वायरस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं साथ में, जैसे कि एडिनो वायरस या पैराइन्फ्लुएंजा वायरस। ये कफ को या फिर कह लें कि पेशेंट की स्टेट को और भी वर्स कर देते हैं, और इसको हम लोग वूपिंग कफ सिंड्रोम बोलते हैं। पर कई बार क्या होता है कि वायरस के साथ साथ वूपिंग कफ होना कई बार एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वायरस की इन्फेक्शन के अंदर भी प्रॉक्सिमल कफ हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें या फिर फेजेस की बात करें बोर्डीटेला परचूचिस की, तो इसका स्मूथ और रफ फेज होता है। जो स्मूथ है वो कैप्सुलेटेड होता है और जो रफ फेज है दैट इज नॉन कैप्सुलेटेड। और ये एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन दोनों प्रोड्यूस कर सकता है, कि ये सेल के बाहर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और सेल के अंदर जाके भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम क्लिनिकल डिजीज़ की बात करें तो हमें जो केसेस देखने को मिलते हैं वो इसके बिना कैप्सुलेटेड, जिसमें कि कैप्सूल सराउंडिंग पर अवेलेबल नहीं होता, तो हम उसको फेज 1 स्ट्रेन बोलते हैं। जो इसके क्लिनिकल केसेस हैं वो हमें इनकैप्सुलेटेड स्टेज में ही देखने को मिलते हैं। बोर्डीटेला परचूचिस क्या है, इसके जो एंटीजेंस होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, और इसके अंदर क्या है, जो एग्लूटिनोजेंस होते हैं वो 1, 2 एंड 3 एंड सेवरल माइनर वंस अदर भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कि जो इसको बचा कर रखता है हमारी बॉडी में पैदा होने वाली जो एंटीबॉडी है उससे। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ह्यूमन बॉडी के बाहर रह सकता है। अगर बोर्डीटेला परचूचिस जो है ह्यूमन टच में नहीं आता तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में अगर देखें तो ओनली मैन के अंदर ही ये डिजीज़ देखने को मिलती है, अदर एनिमल्स के अंदर ये डिजीज़ देखने को नहीं मिलती है। परचूचिस के बहुत सारे माइल्ड और मिस्ड केसेस या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड केसेस भी होते हैं। इसके क्रॉनिक कैरियर जो स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे ही पेशेंट ठीक हो जाता है उसके जो है डिस्चार्जेस जो है, वेदर इट इज़ नेजल और वेदर इट इज़ फ्रेंजियल,
डिस्चार्जेस जो हैं उनके अंदर जो है बोर्डिटेला परट्यूसिस नेगेटिव पाया जाता है। इन्फेक्टिव मटेरियल की अगर हम बात करें कि किसी पर्सन को कैसे स्प्रेड करता है, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि नेजोफ्रेंजियल ब्रोंकियल सिक्रीशंस किसी भी इन्फेक्टिव पेशेंट के कंटेमिनेट कर सकते हैं किसी अदर को। अगर हम इसके इन्फेक्टिव पीरियड की बात करें कि कितने टाइम के अंदर ये किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है, तो यूजली ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर जब कोई पर्सन को टच आए हुए 1 हफ्ता हो चुका होता है तो वो उस पर्सन के अंदर सिम्टम पैदा करने शुरू कर देता है। और इसके बाद क्या होता है कि आफ्टर एक्सपोजर टू अबाउट 3 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द प्रॉक्सिमल स्टेज, जैसे कि एक्सपोजर हुए को उसको 3 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बाद प्रॉक्सिमल कफ स्टार्ट हो जाती है। और इसके जो सेकेंडरी अटैक रेट की अगर हम बात करें, सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है कि जो मान लीजिए कि 100 ऑफ पेशेंट्स या फिर पर्सन्स का हमने टेस्ट किया है और उसमें से जो वो सभी लोग जो है वूपिंग कफ के टच में, वूपिंग कफ यानी कि बोर्डिटेला परट्यूसिस के टच में कांटेक्ट में आए थे, लेकिन उस 100 में से जो पॉजिटिव हैं उसको डिवाइड किया जाता है जो कांटेक्ट में आए हैं। That means number of patients positive is divided by the number of contact person। तो उसको हम लोग सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं कि कोई भी जो डिजीज है जिसने किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अटैक किया और कुछ पेशेंट्स जो हैं पॉजिटिव हो गए हैं, जितने के वो टच में टोटल टच में वो आई थी डिजीज, उसको हम उसका सेकेंडरी अटैक रेट बोलते हैं। अगर हम होस्ट फैक्टर की बात करें कौन कौन से होस्ट को ये इफेक्ट कर सकता है, तो प्री गोइंग चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स जिनकी की एज बिलो 6 मंथ्स होती है उनके लिए तो काफ़ी डेंजरस है ये। बिलो द एज ऑफ द 5 ईयर के अंदर इसका हाईएस्ट इंसिडेंस देखने को मिलता है। इंसिडेंस मीन्स, इंसिडेंस का मतलब होता है कि कोई भी जो पॉपुलेशन है, एनी एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन कह लो आप, वो उसके कॉन्टेक्ट में जो आई है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरिया है वो किसी पॉपुलेशन के कांटेक्ट में आ रहा है, उसको हम उसका इंसिडेंस रेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट इज ज़्यादातर अगर ये डिजीज देखें तो ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, एक बार अगर किसी पेशेंट के अंदर किसी को वूपिंग कफ हो गया है और वो रिकवर कर गया है तो उसके बाद से उसके अंदर एक एडिक्वेट इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन उसको सेकेंडरी अटैक रेट अगर उसको हो भी जाए तो उसकी इम्यूनिटी डिक्लाइन हो सकती है, जिसकी वजह से उसको जो उसका इम्यूनिटी लेवल है इसके लिए कम हो जाता है। सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर है जो इसके एंटीजेंस होते हैं, उसके लिए एंटीबॉडी पैदा होती है जो कि प्रिवेंट करती है बैक्टीरियल अटैचमेंट को। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एपिथेलिया होता है हमारा, उसके अंदर जो है लाइनिंग बनी होती है। जैसे कि ये देखें हम कि अगर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, हमारा एपिथेलियल लाइनिंग होती है और एपिथेलियल लाइनिंग के साथ क्या होता है हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप कह लो कि ये है हमारी एपिथेलियल लाइनिंग और ये सेल, उसमें सेल के साथ जो है क्या ब्रश बॉर्डर एरियाज जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। और उनके बाहर, सेल्स के बाहर क्या है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं इन सेल्स के साथ अटैच होने से बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से कि बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर ना एंटर ना कर पाए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लूइड्स भी पैदा करते हैं। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूली बॉर्न होते हैं, उनके अंदर जो है मैटरनल एंटीबॉडी नहीं होती है टू प्रिवेंट द परट्यूसिस डिजीज। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो परट्यूसिस वैसे तो थ्रू आउट द ईयर ही हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये विंटर और स्प्रिंग मंथ्स में होता है या फिर ज़्यादा क्राउड वाले एरिया में होता है। ज़्यादातर जो इसका केसेस जो हैं इसके वो लोअर सोशल क्लासेस, जो गरीब लोगों के अंदर मिलते हैं, क्योंकि जो उनका एक्सपोजर होता है वो ज़्यादा होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आ जाती है, डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाती है। अगर कोई पेशेंट कफ स्नीज कर रहा है या कोई बात कर रहा है तो
उसने जो एयर के अंदर जो बेसिलाई छोड़े होते हैं उसकी वजह से क्या है कंटेमिनेशन हो सकती है दूसरे पर्सन को भी। और बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, जो चीज़ें टच करते हैं उसकी वजह से उनको कंटेमिनेशन हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो 7 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन ये 3 वीक से कम होता है। 3 वीक के टाइम तक क्या है प्रॉक्सिमल कफ के जो है सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम क्लिनिकल केस की बात करें तो ये एक लोकल इन्फेक्शन पैदा करता है। ये क्या करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इन्वेजिव नहीं है, ये सेल के अंदर नहीं जाता है, पहले ये मल्टीप्लाई करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, पहले वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है और नेक्रोसिस सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ये उसके बाद में सेल के अंदर चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन। ये सीधा सेल के अंदर नहीं जाता है, पहले वहां पर ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, कुछ एक्सोटॉक्सिन छोड़ता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है जिससे कि सेल वॉल टूट जाती है और फिर ये उसके अंदर चला जाता है। इसके बाद क्या है, हमें 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली तो कैटारल स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या है कैटारल डिस्चार्जेस होते हैं, फीवर होता है। ये जो स्टेज है दैट रिमेन्स फॉर अबाउट 10 डेज। और यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में आंखों से पानी आता है, स्नीजिंग, कोराइजा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, थकावट होने लगती है और रात को भी पेशेंट को कफ हो सकती है और धीरे धीरे ये दिन रात बन जाती है। पहले कैटारल स्टेज होती है, देन प्रॉक्सिमल स्टेज आ जाती है और थर्ड वन इज द कन्वालेसेंट स्टेज। प्रॉक्सिमल स्टेज में क्या होता है, ये 2 to 4 वीक्स तक रहती है। इसमें क्या है, रैपिड कफ के बर्स्ट आते रहते हैं, हाई पिचड इंस्पिरेशन होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इन विच डिजीज द हाई पिचड इंस्पिरेशन, ग्रोइंग इंस्पिरेशन या फिर वूपिंग इंस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। तो कफ होते होते क्या है, पेशेंट को कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है। ये होती है हमारी प्रॉक्सिमल स्टेज के अंदर, जिसमें लगातार खांसी बनी रहती है। इसके बाद कन्वालेसेंट स्टेज आ जाती है, जो कि रहती है 1 से 2 हफ्ते के लिए। इसमें क्या होता है, जनरली पेशेंट जब क्या है ठीक होना शुरू हो जाता है, उसको हम लोग कन्वालेसेंट स्टेज बोलते हैं और ये रहती है अबाउट 6 to 8 वीक्स तक जो है कन्वालेसेंट स्टेज रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कि जो मेन क्या है वूपिंग कफ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। अगर हम वूपिंग कफ की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें जो है मेनली निमोनिया डेवलप हो जाता है पेशेंट के अंदर। चीफ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दैट इज द ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकस, ब्रोंकोनिमोनिया एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, कि जो पेशेंट के जो जो ब्रोंकाई है उनकी जो मसल्स हैं वो अपना काम है अच्छे से नहीं करती हैं, जिसकी वजह से क्या है उनके अंदर टाइटनेस होती है, वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं और वायलेंट प्रोक्सिज्म्स आते हैं। ज़्यादा वायलेंट प्रोक्सिज्म आने से पेशेंट का ज़्यादा क्या पावर लगता है, जिसकी वजह से उसको प्रेसिपिटेशन हो सकता है फॉर द सबकंजक्टिवल हेमरेजेस। कंजक्टिवा के नीचे ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से खून आ सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है ब्लड वाली, और कई बार सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में अगर हम देखें कि जो छोटे बच्चों के केसेस होते हैं उसमें ब्रोंकोनिमोनिया डेवलप हो जाता है। और ब्रोंकोनिमोनिया जो है ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया जो कंट्रीज है वहाँ पर जो है काफ़ी लीथल हो सकता है, जिसमें कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसका जो है मोर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है वूपिंग कफ का आज के दिन में भी। अगर हम केसेस एंड कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ऑफ जो है वूपिंग कफ की अगर हम बात करें, यस, केसेस एंड कंट्रोल ऑफ जो वूपिंग कफ है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा कि कंट्रोल के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो क्या क्या होता है जिसमें उसमें आता है अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द केसेस एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द डिस्चार्जेस। जो भी पेशेंट के डिस्चार्जेस होते हैं
जैसे कि नेजल हो गया, थ्रोट डिस्चार्जेस हो गए, उनका क्या है प्रॉपरली डिस्पोजल करना पड़ता है वूपिंग कफ को कंट्रोल करने के लिए। अर्ली डायग्नोसिस, जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो सके ताकि पेशेंट को क्या है आइसोलेट किया जा सके। और उसका जो है नेजोफ्रेंजियल स्वैब लेना पड़ता है, नेजल और थ्रोट सिक्रीशन लिया जाता है अगर ताकि हमें पता चल सके कि उसको वूपिंग कफ है कि नहीं है। आइसोलेशन करने से क्या है लेस देन 60% जो है इसकी जो पर्सन की है जो इलनेस है वो रिड्यूस हो जा सकती है, क्योंकि बार बार उसको री इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आजकल क्या है हम लोग फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक, फ्लोरोसेंट लाइट के अंदर वाला देखने वाला जो है टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर फ्लोरोसेंट लाइट डाली जाती है और हमें एंटीबॉडी को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को परचूचियस है। पेशेंट को हमें आइसोलेट किया करके रखना चाहिए जब तक हमें ये पता ना चल जाए कि इसके अंदर वूपिंग कफ का जो है बेसिलाई बैक्टीरिया नहीं है। अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन एक चॉइस ऑफ ड्रग है जो कि 10 डेज के लिए जाता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को और दूसरी ड्रग्स भी दी जा सकती है, जैसे कि एम्फासिलिन, सेप्टोन वगैरह या टेट्रासाइक्लिन। ये सिम्टम्स को थोड़ा ठीक करने में मदद करती है, लेकिन प्रॉक्सिमल जो फेज होता है वो इनसे ज़्यादा हम लोग उससे में चेंजेस नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अगर हम कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो इन्फेंट और यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको ऐसे जो पॉजिटिव केसेस उनसे दूर रखना चाहिए। जिनको पता है कि हाँ जी इनको वूपिंग कफ है, उनको प्रोफाइलैक्सिस के जैसे कि फैमिली के अंदर किसी को कोई वूपिंग कफ का केस हो गया तो अदर पर्सन्स को क्या है एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो जो बेस्ट प्रोटेक्शन है उसके लिए क्या है हमें डीपीटी का इन्फेक्शन जो है लेना चाहिए पर्सन्स को। नेक्स्ट आ गया है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा परचूचिस के लिए कॉजेटिव फैक्टर, होस्ट फैक्टर्स, एनवायरनमेंट फैक्टर्स और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड और इसका क्लिनिकल कोर्स एंड द कंट्रोल ऑफ वूपिंग कफ, जिसमें कि हमने केसेस एंड कॉन्टैक्ट्स को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।